नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला के इस लाइव में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। प्रणय, अब हम आगे बढ़ें और ज़रा खाड़ी का रुख कर लें तो वहाँ पर जो युद्ध की जो स्थिति है वो भी रूस यूक्रेन की तरह ही कुछ पलटी हुई नज़र आ रही है। इजराइल जो कि लगातार दबाव बनाए हुए था अलग अलग मोर्चों पर, हिजबुल्लाह को हम देख लें, हमास को देख लें और फिर ईरान के साथ भी अगर हम रिश्तों को देख लें तो चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल एक अपफ्रंट पे नज़र आ रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बहुत ही स्ट्रांगली जो अटैक है वो किया है और ये भी साफ कर दिया है कि अगर युद्ध विराम की तरफ इजराइल नहीं बढ़ता है, शांति अगर नहीं होती है तो ये हमले और भी खतरनाक हो सकते हैं। कैसे देखें युद्ध के इस फ्रंट को? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी एक ऐसा मोर्चा है जहां पर एक तीसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी जंग का एक ऐसा मैदान है और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो दो बड़ी लड़ाइयां इस समय चल रही हैं, जिनको कई महीनों से दुनिया देख रही है, जिसका खामियाजा दुनिया कई मोर्चों के ऊपर भुगत रही है, वो एक है रूस और यूक्रेन की लड़ाई, दूसरी है हमास और इजराइल की लड़ाई। और हमास और इजराइल की इस लड़ाई के बीच में, जो कि गाजा पट्टी से निकलकर अब लेबनान के मोर्चे पर पहुंच चुकी है, और हाल ही में इजराइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई थी। और इस एयर स्ट्राइक के बाद में जिसे इजराइल की तरफ से आईडीएफ जो इजराइल का है उसकी तरफ से कहा गया था कि ये उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी, यानी हिजबुल्लाह उसके ऊपर हमला करता है इससे पहले उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इजराइल के फोर्सेस ने ये बमबारी की। लेकिन जवाबी कार्रवाई जो हिजबुल्लाह की तरफ से की गई उसमें 320 रॉकेट उसकी तरफ से दागे गए हैं। और जो हिजबुल्लाह के लीडर्स हैं उनका कहना है कि ये उन्होंने 2 जुलाई के अंदर जो उनके एक नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई थी, जिनकी मौत हुई थी इजराइल की इस एयर स्ट्राइक के अंदर, उसका बदला उन्होंने लिया है। लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि लेबनान का जो मोर्चा है वो एक नए मोर्चे के तौर पर उभरता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और इजराइल के लिए कई मोर्चों के ऊपर लड़ाई अब शुरू हो गई है। चाहे आप रेड सी के इलाके के अंदर देखें तो वहां भी हूथियों का आतंक है और हूथियों ने जो है वो इजराइल और उसके हितों के ऊपर जो वार है वो करना तेज किया है। इसके अलावा ईरान के साथ जो उसका टकराव है, इस्माइल हानिया के बेटे का ये कहना, ये बयान आना कि तेहरान के अंदर सुसाइड बॉम्बर ने या बमबारी के अंदर नहीं मारा गया बल्कि वो एक मिसाइल स्ट्राइक थी जो तेहरान के अंदर हुई थी, ये दावा है इस्माइल हानिया का, जो कि हमास के नेता थे और उनको मार गिराया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा गया है कि ये कार्रवाई उसने की है या किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन एक तरफ गुस्से का एक उबाल तेहरान में भी है, ईरान में भी है, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा लेबनान का जो मोर्चा है वो भी इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी इजराइल कई तरफ से घिरा हुआ है। और जिस शांति समझौते की आप बात कर रही हैं वो शांति समझौता उलझा हुआ नजर आ रहा है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई को 230 दिन हो चुके हैं और इन 230 दिनों के अंदर न तो तमाम जो सारे बंधक बनाए गए थे उन बंधकों की वापसी हो पाई, इसके अलावा जो शांति समझौता था, इस पीस फार्मूले को लेकर कई पीस फार्मूलाज पर चर्चा हुई है, जिसके अंदर अभी जो वर्तमान में एक शांति समझौता है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उसके अंदर इजिप्ट शामिल है, उसके अंदर कतर शामिल है, उसके अंदर अमेरिका शामिल है। और उसको लेकर हमास का जो ताज़ा बयान आया है, जो अब से कुछ देर पहले ही बयान आया है, उस बयान के अंदर कहा गया है कि दरअसल ये वो फार्मूला नहीं है जिसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था। और जब तक हम पुराने फार्मूला पे नहीं आते हैं, जिसके अंदर शामिल क्या है, जिसके अंदर शामिल ये है कि गाजा के पूरे इलाके से इजरायली फोर्सेस की वापसी होगी, खास तौर पर जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो कि दक्षिणी गाजा का इलाका है, वहां से पूरी तरह से विड्रॉल होना चाहिए। लेकिन इजराइल साफ इनकार कर चुका है कि वो किसी भी हालत के अंदर गाजा के इस इलाके से अपनी फोर्सेस को निकालने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि ये स्ट्रेटेजिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही इजराइल ये गारंटी मांग रहा है कि जो हमास है उसकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इसका अश्योरेंस, इसका एक रिटर्न आश्वासन जो है वो उसे चाहिए। यानी जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो शांति समझौते के पहलू हैं वो इस समय उलझे हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से अपेक्षाओं में। और यही खामियाजा जो है वो इस पूरा, न केवल पूरा इलाका इससे जूझ रहा है बल्कि इस पूरे क्षेत्र के साथ साथ दुनिया के सामने भी एक बड़ा संकट इस लिहाज से अभिलाषा, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर असर पड़ रहा है, तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है और ये लड़ाई का मोर्चा कभी भी बड़ा हो सकता है, फैल सकता है, इसकी आशंका भी लगातार जारी है। बिल्कुल। और अमेरिका का जो हस्तक्षेप था, जो कोशिश थी शांति बहाली की, वो भी अब लग रहा है कि ख़त्म है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सिनवार है, जो हमास है, वो काहिरा से अब निकल चुके हैं, वो पूरा डेलीगेशन काहिरा से निकल चुका है। तो अमेरिका का जो हस्तक्षेप था कि शांति बहाली को लेकर एंटनी ब्लिंकन भी आए तेल अवीव, तो इसे कैसे देखें प्रणय? क्या अमेरिका जो लगातार ये कहता रहा है कि हम युद्ध के फ्रंट पे तो मदद करते रहेंगे इसराइल की, लेकिन शांति बहाली की कोशिश उनकी नाकाम रही है,
तो आने वाले दिनों में क्या हर फ्रंट से इजराइल घिरा हुआ दिखेगा? युद्ध के फ्रंट्स जो हैं वो इजराइल को परेशान करेंगे? देखिए, इजराइल और खास तौर पर अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात करें, वो घरेलू मोर्चे पर भी उस समय उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक जो नाराजगी है वो इजराइल की जनता में भी है, क्योंकि जो लोगों की अपेक्षा थी, जिस तरीके से आप देखें अक्टूबर 2023 के बाद से जब ये हमास का कहा जाए हमला हुआ था इजराइल के अंदर, उसके बाद से ही लोगों की जो अपेक्षा है, कई विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें लोगों का कहना था कि भाई हमास के साथ में आप शांति समझौता करके बातचीत करिए और हमारे लोगों को लेकर आइए। लेकिन उन तमाम लोगों की वापसी नहीं हुई है। वो लोग कहाँ हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी कैसी स्थिति है? कुछ लोग लौट कर ज़रूर आए, कुछ बंधकों की वापसी ज़रूर हो पाई, जिसके अंदर महिलाएं थी, बच्चे थी, कुछ बूढ़े थे, बीमार लोग थे, लेकिन अभी भी तमाम सारे जो बंधक हैं उनकी वापसी नहीं हो पाई है। इसको लेकर घरेलू मोर्चे पर भी बेंजामिन नेतन्याहू उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात करें तो जिस तरीके से इस लड़ाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल की अपेक्षा थी कि एक फाइनल असॉल्ट होगा और जिसके अंदर वो डेसिमेट कर देगा, खत्म कर देगा गाजा का के इस पूरे इलाके में और हमास के जो पूरे स्ट्रक्चर है उसकी कमर तोड़ देगा, लेकिन ऐसा फिलहाल कम से कम 230वें दिन पे आज जब हम बात कर रहे हैं तब तो नजर नहीं आ रहा है। न तो किसी तरीके से हमास टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है, न इजराइल का ऑपरेशन रुकता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दुनिया इसमें उलझी हुई नजर आ रही है। आपने अमेरिका का सवाल बड़ा अच्छे तरीके से पूछा, और यह अच्छा सवाल इसलिए है कि क्या अमेरिका चाहता तो ये लड़ाई रुकवा सकता था? क्या अमेरिका ये लड़ाई रुकवा सकता है? देखिए, हमें ये देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से कोशिशें और बातें कई बार की गई, लेकिन इन तमाम बातों और वादों और इरादों के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका किसका अलाई है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका में इस समय चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल फिलहाल ये दिखाना नहीं चाहता है कि वो इजराइल का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शांति समझौते की मेज पर लाने के लिए दबाव बनाना होगा। और अभी आप देखें, एक तरफ एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं अभिलाषा, वो कोशिश कर रहे हैं कि शांति समझौते की मेज के ऊपर हमास और इजराइल को बिठाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ जो सेंटकॉम है, उसका जो सेंट्रल कमांड है, उसके अंदर अमेरिका ने अपनी जो नौसैनिक दस्ता है, अपना जो नौसैनिक बल है, उसको बढ़ाया है, जिसके अंदर सबमरीन शामिल हैं, जिसके अंदर यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो शामिल है। यानी एक तरफ सैनिक मौजूदगी वो बढ़ा रहा है इजराइल को यह भरोसा देने के लिए कि अगर इजराइल के ऊपर कोई वार होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन एक और जियोपॉलिटिकल मैसेज बहुत ही रोचक आया है, वो ये आया है कि डॉक्टर महमूद अब्बास जो कि फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसके प्रमुख हैं, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने ये आग्रह किया है कि वो फिलिस्तीन को गाजा वो ब्रिक्स के अंदर शामिल करना चाहते हैं, यानी ब्रिक्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक समूह है ब्रिक्स का, और ब्रिक्स की इस समय चेयरमैनशिप जो है वो रूस के पास में है। कजान में अक्टूबर के अंदर इसकी बैठक होनी है। यानी इजराइल और हमास की जंग शुरू होने का जब 1 साल पूरा होगा तो अब्बास जो हैं वो हो सकता है आपको रूस में नजर आए, क्योंकि रूस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि कजान में होने वाली इस बैठक के लिए महमूद अब्बास को रूस आमंत्रित कर सकता है। तो ये बहुत ही रोचक डेवलपमेंट होगा कि एक और नया खेमा क्या वहां बन रहा है, और अगर वो बन रहा है तो भारत की उसके अंदर क्या भूमिका होगी? क्या भारत फिलिस्तीन को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन करेगा? क्योंकि ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भारत का समर्थन, भारत का अनुमोदन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो जियोपॉलिटिकल खेल है, इसके अंदर लड़ाई और जंग रुकती कम नजर आ रही है, पेचीदा और उलझती ज्यादा नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।